जयपुर में परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में परीक्षा चल रही थी, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की परीक्षा। पुलिस को जानकारी मिली कि नकल करवाने का रैकेट चलाने वाले लोगों ने परीक्षा देने वाले 45 छात्रों से पैसे लिए हुए थे। नकल करवाकर पास करवाने के लिए 45 छात्रों से करीब 5.5 लाख रुपए लिए थे। आरोपियों ने पूरी तैयारी कर ली थी कि किस तरह उन 45 छात्रों को नकल करवाई जाएगी। आरोपियों ने परीक्षा केंद्र पर मौजूद टीचर को भी अपने साथ मिला लिया था। वो भी नकल करवाने वाले लोगों के साथ शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी पूरी तैयारी पर पानी फिर गया, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर मौजूद दूसरे छात्रों को इसकी भनक लग गई। उन छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया, वहां तोड़फोड़ कर दी, टेबल कुर्सियां तोड़ दी, खिड़कियां तोड़ दी, एडमिट कार्ड फाड़कर हवा में उछाल दिए, परीक्षा केंद्र का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, जो सामने दिखा उसे तोड़ दिया, हवा में उछाल दिया। काफी देर तक वहां इसी तरह हंगामा चलता रहा, छात्र नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और छात्रों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बाद में वो परीक्षा भी रद्द कर दी गई। पुलिस के मुताबिक परीक्षा के दौरान ग्राउंड फ्लोर पर बैठे छात्रों को पेपर बांट दिया गया था, जबकि दूसरी मंजिलों पर बैठे छात्रों को पेपर देरी से बांटे गए। कुछ छात्रों को पता चला कि ग्राउंड फ्लोर वाले छात्रों को बैठाकर सामूहिक नकल करवाई जा रही है। छात्र भड़क गए, उन्होंने बवाल मचा दिया। इस दौरान पेपर लीक होने की भी खबर सामने आई। हालांकि पुलिस ने पेपर लीक की बात से इनकार किया। पेपर लीक होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई थी। ये बात जरूर थी कि सेंटर का जो संस्थापक था उसकी भूमिका इन्विजिलेटर सेट करने में पाई गई थी, जिसको पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस कह रही है जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कुल 45 छात्रों से 5.5 लाख रुपए लिए थे। करीब 3.5 लाख रुपए तो उन्होंने कॉलेज संचालक को ही दे दिए, ताकि छात्रों को आराम से नकल करवा सकें, छात्रों को पास करवा सकें। लेकिन पुलिस ने पहले ही इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करके चर्चा में आए आयुष मलिक नाम के युवक ने दावा किया कि उन्होंने फिर से हिंदू धर्म पर अपना लिया है। वो अपने घर पहुंचे, मंदिर के सामने बैठकर माता पिता के साथ पूजा की, भगवान को तिलक लगाया, फिर बड़ों से आशीर्वाद लिया। बाद में खुद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया कि अपने घर वालों के लिए ही उन्होंने अपना फैसला बदला। पहले वो आयुष मलिक से मोहम्मद अली बन गए थे। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से शादी कर ली थी। उनके पिता ने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी और उनके घर वालों ने मिलकर, यानी चांदनी कुरैशी के घर वालों ने मिलकर आयुष का ब्रेन वॉश किया था और प्लानिंग के साथ धर्म परिवर्तन कराया था। उनकी नजर आयुष की संपत्ति पर थी, यह आरोप लगाया था पिता ने। आयुष के पिता इलाके के बड़े दवा कारोबारी हैं। हालांकि उनके आरोपों पर चांदनिया उनके परिवार की तरफ से क्या किया गया वो सामने नहीं आ सका था। लेकिन मामले में तब नया मोड़ आ गया जब धर्म परिवर्तन कर मोहम्मद अली बने आयुष मलिक अपने घर पहुंच गए। सिर मुंडवाकर, दाढ़ी कटवाकर वो सीधा अपने घर के मंदिर के सामने पहुंचे। विधि विधान के साथ पूजा की, फूल चढ़ाए, भगवान को भोग लगाया, आरती की, माता पिता और घर के बाकी बड़े लोगों के पैर छुए। फिर उन्होंने बताया कि वो अब पहले की तरह हिंदू हैं। माता पिता की परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मोहम्मद अली से फिर आयुष मलिक बन गए। धर्म बदल लिया था, लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके व पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूं। आयुष के घर लौटने पर परिवार वाले खुश दिखाई दिए, सबने गले लगाया उन्हें। पिता ने सबको धन्यवाद दिया। मेरा बेटा अपने घर वापसी चला और अपने धर्म को अपना लिया, इसमें कोई झूठ नहीं। इससे पहले जब आयुष मलिक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, तब उनके परिवार वालों ने चांदनी कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे कि चांदनी और उनका परिवार आयुष की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसलिए आयुष का ब्रेन वॉश किया, अपने जाल में फंसाया। चांदनी और उनके परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था। बाद में पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि आयुष अपने परिवार के आरोपों से सहमत नहीं थे। साफ किया था कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला था, उन पर किसी का दबाव नहीं था। उधर राम मंदिर दान चोरी मामले पर मचे घमासान के बीच अयोध्या में नया बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उसके कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, उन्हें राम मंदिर जाने से रोक दिया।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। उनका कहना है उन्हें भी अयोध्या की एक होटल में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन राज्य सरकार ने इससे इनकार किया। सरकार का कहना है रामलला के दर्शन से किसी को नहीं रोका गया। अजय राय के मुताबिक उनकी अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आया था। सभी लोग राम मंदिर जाकर रामलला से प्रार्थना करना चाहते थे कि चंदा चोरी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो उन्होंने कहा उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी थी। अजय राय का आरोप है इसके बाद भी उन्हें और उनके साथ आए नेताओं को राम मंदिर जाने नहीं दिया गया। होटल के कमरे से बाहर तक निकलने नहीं दिया गया। होटल के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया। अजय राय अयोध्या के पद्मश्री पैलेस नाम के होटल में ठहरे हुए थे। उनका कहना है रात करीब 11 बजे उनके होटल के कमरे में अचानक पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारी पहुंच गए। कमरे में वो कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। आसपास पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी नजर आए। हम जब आए दर्शन के लिए सरकार रोक रही है। नहीं, आपके घर परिवार के हैं इसलिए हम अरे घर परिवार तो दर्शन के लिए रोक देंगे। दर्शन करा देंगे। अजय राय कह रहे हैं देर रात उन्हें होटल से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस ले जाया गया। वहां उन्हें गेस्ट हाउस अरेस्ट करके रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया गेस्ट हाउस में उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। अजय राय ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। वो रामलला के दर्शन करने की बात पर अड़ गए। ऐलान कर दिया कि वो और उनके साथ आए कांग्रेस के नेता हर हाल में राम मंदिर जाएंगे, रामलला के दर्शन करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अन्न जल क्यों न त्यागना पड़े। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने चंदा चोरी को लेकर चंपत राय पर सवाल उठाए। चोरी स्वीकार करें ना, क्यों इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा वही देता है जो गलत होता है, जो दमदार होता है, लड़ता है, वो आखिरी सांस तक लड़ेगा, वो भागेगा नहीं। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में अजय राय समेत 9 लोग शामिल हैं। अमेठी लोकसभा सीट से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी हैं। कई दूसरे नेता और सांसद भी प्रतिनिधिमंडल में हैं। कांग्रेस का कहना है प्रशासन को हर एक जानकारी दी गई थी कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में कितने लोग शामिल हैं, वो कब दर्शन के लिए राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देकर न पुलिस ने उसके नेताओं को राम मंदिर जाने से रोक दिया, होटल में हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इससे इनकार किया। नहीं, कोई रोक नहीं है। हमारी जानकारी में प्रशासन पूरी तरह से भक्तों को दर्शन कराने के लिए कहीं कोई असुविधा न हो इसको सुनिश्चित करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में प्रदर्शन शुरू कर दिए। कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने अयोध्या को छावनी में बदल दिया, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए। और राम मंदिर में दान चोरी के विरोध में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों के नेताओं ने अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के बाहर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। पटना की सिविल कोर्ट में खान सर की जमानत याचिका पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने पुलिस से खान सर के बॉडीगार्ड के हथियार के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज भी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक नाबालिग के रेप के मामले में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वो आसाराम की नियमित जमानत पर सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा और आसाराम को मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उधर महाराष्ट्र के पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। केतन की मंगेतर सिया गोयल के वकील ने ही सिया के भाई को 10 करोड़ के हर्जाने का नोटिस भेज दिया। सिया गोयल इस केस में मुख्य आरोपी हैं, गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं। उनका परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। उनके भाई हैं साहिल गोयल, वही अपनी बहन की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सिया की गिरफ्तारी के बाद से आशुतोष श्रीवास्तव नाम के वकील सिया की तरफ से कोर्ट में दलीलें रख रहे थे, लेकिन सुनवाई के दौरान सिया ने जज के सामने यह कह दिया कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील ही नहीं है, बल्कि उनके वकील विपुल दुशिंग हैं। लेकिन कोर्ट में सिया के इस बयान से कहानी और ज्यादा उलझ गई। कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सिया गोयल का वकील कौन है, आशुतोष श्रीवास्तव हैं या विपुल दुशिंग हैं। इससे एक रोज पहले सिया के भाई साहिल ने भी साफ किया था कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है। ना तो उन्होंने आशुतोष श्रीवास्तव से कोई बात की थी, ना ही
उन्हें इस केस की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो कह रहे थे। साहिल ने साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने सिया का केस लड़ने के लिए विपुल दुशिंग को हायर किया, उनसे बात की, सारे दस्तावेज उनको सौंपे। विपुल दुशिंग ने ही वकालतनामे पर सिया के दस्तखत लिए थे। वकालतनामा वो दस्तावेज जो वकील कोर्ट में जमा कराता है, उस दस्तावेज का मतलब यह होता है कि किसी नागरिक ने उसी वकील को कोर्ट में उसका पक्ष रखने का अधिकार दिया है। साहिल गोयल के दावे और सिया गोयल के कोर्ट में दिए गए बयान के बाद वकील आशुतोष श्रीवास्तव भड़क गए। उन्होंने सिया के भाई साहिल पर ही केस कर दिया कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग लिया, नोटिस भेज दिया। आशुतोष श्रीवास्तव ने दावा किया कि सिया ने पहले उन्हीं के वकालतनामे पर दस्तखत किए थे, मतलब उन्हें ही अपना वकील बनाया था। आशुतोष श्रीवास्तव के मुताबिक इस सब के पीछे साहिल गोयल का हाथ है, यानी सिया के भाई का हाथ है, कि उन्होंने ही कोर्ट में वकील बदलने के लिए सिया पर दबाव बनाया और विपुल दुशिंग को नया वकील बना दिया। इस सब के बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सिया गोयल ने केतन से 1 करोड़ से ज्यादा की रकम ली थी, शादी की शॉपिंग के नाम पर। 1 करोड़, छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ रुपए। सूत्रों ने बताया वो पैसे सिया ने चेतन चौहान को दे दिए थे, जो सिया के प्रेमी बताए जा रहे हैं, चेतन चौहान। सिया के साथ उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, उन पर भी साजिश रचने, हत्या में शामिल होने, सबूत मिटाने, ये सब आरोप लगाए गए हैं। और शुरुआती जांच के बाद ही पुलिस ने सिया गोयल के साथ उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिया ने केतन से शादी की तैयारियों के लिए, खरीदारी के लिए और दूसरी जरूरतों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए थे, वो भी सिर्फ 4 महीनों के अंदर, क्योंकि फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी और 18 जून को केतन की मौत हो गई थी। सूत्र बताते हैं 4 महीनों के अंदर ली गई रकम को सिया ने चेतन चौहान को दे दिया था, ताकि चेतन अपना कारोबार चला सके, अपना करियर बना सके। जांच के दौरान यह पता चला कि चेतन चौहान की आर्थिक हालत उतनी ठीक नहीं है। परिवार का कारोबार था, दुकान थी जिसकी देखरेख वो करते थे। तो पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि चेतन ने सिया से यह कहा था कि उसे आर्थिक तौर से मजबूत होने में कम से कम 3 साल लगेंगे। और सिया और चेतन ने फिर यह तय किया कि केतन अग्रवाल की मौत के बाद 3 साल तक वो शादी नहीं करेंगे। सूत्र ऐसा कह रहे हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को पकड़ने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने आतंकियों की मदद करने के आरोप में हाजी लतीफ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो लंबे समय से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के संपर्क में था और उसने 12 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल होने में मदद की थी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और दोनों उस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के गुना में मामूली बात पर एक मोटरसाइकिल सवार की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक सड़क पर हुई बहस के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। उधर मध्य प्रदेश के सागर में एक आरोप लगाया गया कि गलत आई ड्रॉप डालने की वजह से एक बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। बच्चे के परिवार वालों ने जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाए। उनके मुताबिक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे की आंखों में आई ड्रॉप डालने की बजाय खांसी की दवाई डाल दी, आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि डॉक्टर ने इन आरोपों से इनकार किया। वो कह रहे हैं जो आई ड्रॉप उन्होंने लिखी थी और जो आई ड्रॉप बच्चे की आंखों में डाली गई वो दोनों अलग अलग हैं। उनके 1.5 साल के बेटे की आंखें लाल हो गई थी, परिवार कह रहे हैं। इसके बाद वो इलाज के लिए जिला अस्पताल गए। वहां मौजूद एक डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयां लिखी और एक आई ड्रॉप लिखी, लेकिन परिवार वालों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके बेटे की आंख में कफ सिरप डाल दिया, खांसी की दवाई डाल दी। आंखों में आई ड्रॉप डालनी थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने कफ सिरप डाल दिया। बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा सरकारी अस्पताल लेके आए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, आंखों में उसको ऑपरेशन चली गई। जबकि डॉक्टर का कहना है परिवार वालों ने जो आई ड्रॉप बच्चे की आंखों में डाली वो उन्होंने लिखी नहीं थी। वो कह रहे हैं
आई ड्रॉप लेने के बाद अगर परिवार वाले एक बार उनके पास आते, उन्हें आई ड्रॉप दिखाते, तो वो उसी वक्त उन्हें बता देते कि वो आई ड्रॉप गलत है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या वो ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया गया है। अगर गलत होता, अगर उन्हें दिखाया है और गलत होता तो मैं बताता नहीं ये ड्रॉप गलत है, या तो वो दिखाने नहीं आए हैं मेरे पास। पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए एक टीम बना दी, दोषियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों ने जिला अस्पताल पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया और आई ड्रॉप की जगह कफ सिरप डालने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उधर भोपाल में ट्विशा शर्मा केस में आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में एक आवेदन दिया और ट्विशा शर्मा के पति समर्थ के लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही वॉइस सैंपल लेने के लिए भी कोर्ट से इजाजत मांगी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोड रेज के एक झगड़े में 17 साल के एक लड़के की जान चली गई। लोनी इलाके में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बिहार के भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की 13वीं में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। दूसरे राज्यों के लोग भी वहां पहुंचे। उन लोगों ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए और सरकार से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर केस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। वहां जाकर याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। इसी महीने की 17 तारीख को पुलिस एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई थी। बवाल हो गया था, गांव वालों ने बवाल कर दिया था। बक्सर आरा हाईवे पर जैम लगा दिया था, याद होगा आपको। भरत के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनकी हत्या की, जानबूझकर उन्हें गोली मारी थी, और वो भी सरेंडर करने के बाद। एनकाउंटर वाले दिन का एक वीडियो भी सामने आया था, उसमें भरत पुलिस अधिकारियों के आगे पिस्तौल फेंकते नजर आए थे। भरत के परिवार का कहना है पिस्तौल फेंकने के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें 4 से 5 गोलियां मारी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपों से इनकार कर दिया था और आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा किया था। उसी मामले में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। तो हमने याचिका में यही प्रार्थना की थी कि एक निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई द्वारा इंक्वायरी हो। हमने अपने तर्क रखे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहां फाइल कीजिए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 6 पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया। उन पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। बिहार सरकार के आदेश पर पूरे मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला सरकारी अस्पताल में मानसिक रूप से बीमार एक युवक के साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी का आरोप अस्पताल में काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी पर लगा कि उन्होंने युवक को कई बार लात मारी, गालियां दी। हड़कंप मच गया। यह नहीं पता चला घटना कब की थी, लेकिन एक्शन तुरंत ले लिया गया। सफाई कर्मचारी ने अधिकारियों के सामने क्या कहा, क्या पक्ष रखा, यह सामने नहीं आ सका, लेकिन बदसलूकी के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। घटना रायबरेली के जिला अस्पताल की बताई गई। मानसिक रूप से बीमार एक युवक अस्पताल के फर्श पर बैठे नजर आए। वो चलने की हालत में नहीं थे, असहाय दिखाई दिए। उनके ठीक पीछे सफेद रंग की ड्रेस में एक महिला खड़ी दिखाई दी। पिंकी बताया गया उनका नाम। जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी हैं। वो युवक को बाहर जाने के लिए कहती रही, लात भी मारती रही। कभी सिर पर लात मारती, कभी पीठ पर। 1-2 बार नहीं, कई बार उन्होंने ऐसा किया और गालियां देनी शुरू कर दी। अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया। जब युवक नहीं उठे तो उनके चेहरे पर लात मार दी। चलो हमका ना देखो। चलो, अरे पंडित जी ना चलो। आसपास से लोग भी गुजरते रहे। एक सुरक्षाकर्मी वहां खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी युवक को लात मार रही सफाई कर्मचारी को रोकने की कोशिश नहीं की। कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की।
दूर से ही देखकर लोग निकलते रहे, रुकने तक की जहमत नहीं उठाई। दूसरी तरफ वो महिला युवक के साथ बदसलूकी करती रही। चलो चलो भागो। महिला ने उस युवक को, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, उसको करीब 11 बार लात मारी। कभी चेहरे पर, कभी पीठ पर, कभी सिर पर, कई बार मारा। घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि बाद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सफाई कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। उधर हरियाणा के अंबाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 साल का एक मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया। 250 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ सब जुट गए, आधुनिक उपकरण लेकर जुट गए। बच्चा अपने पिता के साथ खेत पर गया था, बता रहे हैं। उसके दादा काम कर रहे थे वहां पर। बच्चा अपने दादा के लिए खाना लेकर गया था। इस दौरान वो खेलते खेलते अचानक पड़ोसियों के बोरवेल में गिर गया। उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को वहां बुलाया गया। बच्चे को पुलिस ने निकालने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो सेना को बुलाया गया, एनडीआरएफ के जवानों को बुलाया गया। वो अपने सबसे आधुनिक उपकरण लेकर वहां पहुंच गए। बच्चे को बोरवेल से निकालने में जुट गए। लोगों की भीड़ जमा हो गई। बच्चे को बोरवेल में फंसा देख लोग बुरी तरह डर गए। पूरे मामले में पड़ोसियों की लापरवाही की बात कही गई। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, पड़ोसियों ने वो बोरवेल खुला छोड़ा हुआ था। वो आया था अपने दादाजी की रोटी लेके अपने डैडी के साथ, तो यहाँ आए थे। बस इस बात का पता नहीं था, पड़ोसियों ने बोर खराब हो गया था, उसका माल निकाल लिया था, तो वो खाली पड़ा था बोर। वो उसके अंदर गिर गया बच्चा। बस 250 फुट बोर है। 4 साल के मासूम बच्चे के बोरवेल में गिरने से पूरे गांव में तनाव बढ़ गया। लोगों ने बच्चे के बाहर निकलने की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अधिकारियों ने पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन्होंने वो बोरवेल खुला छोड़ दिया था। जो बोरवेल है ये एक पड़ोसी की थी और यहाँ पे संबंधित एसएचओ को मैंने उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है कि एक नेग्लिजेंस है, बोरवेल को ओपन छोड़ दिया गया था उसके लिए। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और दावा किया कि तमाम कोशिशों के बाद भी अगर वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया तो बोरवेल के पास एक दूसरा गड्ढा खोदा जाएगा और उस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। उधर भोपाल में क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता पर अपने रसोइये को पीटने का आरोप लगा। भोपाल में क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता के खिलाफ उनके रसोइये ने बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक शशांक और उनके पिता ने खाने की क्वालिटी को लेकर रसोइये के साथ गाली गलौज की और इसका विरोध करने पर रसोइये को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय तटरक्षक बल ने 6 मछुआरों की जान बचा ली। वो मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो समंदर के बीच फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने वहां पहुंचकर उन मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक केमिकल प्लांट में हुए जोरदार धमाके से दहशत मच गई। हल्दिया इलाके में मौजूद उस केमिकल प्लांट में धमाके के बाद आग लगी और 15 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे तबाही मचा दी। तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए, नदी नाले उफान पर आ गए। लाहौल स्पीति के जहालमा नाम के नाले में अचानक बाढ़ आ गई, सड़कें टूट गई, पुल बह गए, कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया, कई पर्यटक फंस गए। बाढ़ का पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा ले गया। पहाड़ से पानी और मलबा सैलाब बनकर बहने लगा। जो कुछ भी उसकी जद में आया उसे बहाता हुआ आगे बढ़ता रहा। आसपास के लोग खौफ से भर गए, घबरा गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से कई सड़कें टूट गईं। लाहौल स्पीति में मौजूद जहालमा नाले में अचानक बाढ़ आई, नाला उफान पर आ गया, पुल उस पर बना हुआ था वो डूब गया। उफनते नाले को पार करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। नाले के दोनों तरफ कई पर्यटक फंस गए। सड़कें और पुल डूबने से कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। लोगों की मुसीबत बढ़ गई। पत्थरों के ऊपर जुगाड़ से उन्होंने एक पुल बनाया और उसी पर चढ़कर लोगों ने नाला पार किया। कुछ लोग उसी रास्ते से बारात भी ले जा रहे थे। आसपास की नदियां भी उफान पर आ गई, उनका जलस्तर अचानक बढ़ गया। गनीमत यह रही कि अचानक आई बाढ़ में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लोग तुरंत सुरक्षित जगह तक पहुंच गए। इस बीच एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई, हालांकि कुछ ही देर में वो सुरक्षित बाहर निकल आई।
तो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की, नदी नालों से दूर रहने की अपील की लोगों से। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली। राहुल नाम के उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए और खुदकुशी कर ली, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। राहुल की पत्नी का पक्ष सामने नहीं आया। न्यूज़ 18 की टीम उनका पक्ष जानने के लिए उनके मायके गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। राहुल और ज्योति नाम की महिला की 2 साल पहले शादी हुई थी। दोनों परिवार से अलग रहते थे, एक कपड़ों की दुकान चलाते थे। राहुल के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ज्योति उनसे घर के सारे काम करवाती थी, उनके साथ मारपीट करती थी। खुदकुशी करने से पहले राहुल ने जो वीडियो बनाया उसमें भी उन्होंने यही कहा। आरोप लगाया कि अपनी पत्नी और ससुराल वालों की वजह से ही वो खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं। ज्योति और उसकी मम्मी वीना अरोड़ा और उसके पापा बिट्टू और उसकी बहन गीतू, इनकी वजह से उठा रहा हूँ। मुझे उन्होंने अब तक बहुत दुखी कर रखा है। वीडियो में राहुल ने अपनी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। परिवार वालों के मुताबिक ये वीडियो बनाने के बाद राहुल ने अपनी दुकान के अंदर फांसी का फंदा लटकाया और खुदकुशी कर ली। बस मुझे आज के बाद उसके बाद के लिए कार्रवाई चाहिए। बाकी आज के बाद जो भी मेरा सब कुछ भी है वो सब मेरी बहन और माँ बाप का है। राहुल की मौत हुई तो उनके परिवार में मातम पसर गया। मां फूट फूट कर रोती दिखाई दी। राहुल की पत्नी ज्योति और उनके परिवार पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। बहुत परेशान करती थी उसको, सारा दिन उसको तंग करती, टॉर्चर करती थी। सारा दिन उसके घर से काम कराती थी, खाना नहीं बनाती थी उसके लिए, होटल से कभी ले गया नहीं लाता था, मेरे बेटे से लड़ती थी। न्यूज़ 18 की टीम राहुल के ससुराल वालों के घर पहुंची। ज्योति और उनके परिवार वालों का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनके घर पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों ने बताया राहुल की मौत के बाद से ही पूरा परिवार गायब है। हम लड़की पक्ष का पक्ष जानने आए थे, क्योंकि जिस तरह के आरोप यहाँ पर ज्योति और उस पर लगाए गए हैं, वो यहाँ पर ये घर का दरवाजा है जो यहाँ पर बंद है बाहर से, और कोई भी यहाँ पर उसी दिन से नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने राहुल के ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में राहुल की पत्नी और उनकी सास समेत 8 लोगों के नाम हैं। इधर बिहार के खगड़िया में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए। बिहार के खगड़िया में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया गया कि खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगी। स्कूल के कुछ बच्चों ने मिड डे मील में कीड़े होने की भी शिकायत की। असम के गुवाहाटी में पुलिस ने 55 करोड़ रुपए का सोना बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में महाराष्ट्र के रहने वाले अक्षय बंसोडे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त करने का भी दावा किया। पंजाब के मोहाली में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ भाखड़ा नहर में कूद गई। परिवार वालों के मुताबिक वो बच्चों को मेला दिखाने के बहाने घर से निकली थी। पुलिस ने 2 बच्चों के शव बरामद करने का दावा किया और महिला को गिरफ्तार कर लिया। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता अरबिंदो दास पर कुछ लोगों ने अंडे फेंक दिए, हाथापाई की। हावड़ा सदर इलाके के रहने वाले अरबिंदो दास टीएमसी के मजदूर संगठन के अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ गोलाबाड़ी थाने में जबरन वसूली और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली और जांच तेज हुई। मौका पाकर वो घर से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें तलाश लिया और गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें लेकर गोलाबाड़ी थाने से कोर्ट की तरफ जाने लगे, कुछ लोगों ने घेर लिया, उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। पुलिस वालों के सामने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने अरबिंदो दास पर निशाना लगाकर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। एक अंडा तो सीधा उनकी गर्दन पर जाकर लग गया। पुलिस वाले किसी तरह हालात को संभालने की कोशिश करते दिखे। एक पुलिस वाला अरबिंदो दास के दाईं तरफ से, दूसरा उनके बाईं तरफ से हमला रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमले नहीं रुके, बल्कि थोड़ी देर बाद तो भीड़ में मौजूद कुछ लोग टीएमसी नेता पर टूट पड़े, घूंसे बरसाए, थप्पड़ मारे। हाथापाई के दौरान अरबिंदो दास खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे।
किसी तरह पुलिस वालों ने भीड़ से अरबिंदो दास को बचाया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। पुलिस ने जानकारी दी कि कई दिन से टीएमसी नेता अरबिंदो दास फरार चल रहे थे। उन्हें उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से उनके ही एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया, वहां से हावड़ा लाया गया, लेकिन कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, अंडे बरसा दिए। अरबिंदो दास पर हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में व्यापारियों, दुकानदारों, ठेले वालों, ऑटो रिक्शा और रिक्शा चलाने वाले लोगों से जबरन वसूली करने का आरोप लगा था। उनकी गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी की खबर जैसे ही लोगों को लगी, वो इकट्ठा हुए और हमला कर दिया। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी के एक पार्षद की गिरफ्तारी पर हंगामा हो गया। एनआईए की टीम टीएमसी पार्षद शाकिर अली को 2023 में भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन उनके समर्थकों ने जांच टीम को ही घेर लिया। इलाके के कई लोग पहुंच गए, शाकिर अली के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, विरोध शुरू कर दिया कि उनके नेता को छोड़ दिया जाए। कुछ लोग तो जांच टीम से ही उलझ गए, खूब बहस हुई। फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ दिया और किसी तरह भीड़ के बीच से टीएमसी पार्षद को अपने साथ थाने ले गई। लेकिन उससे पहले लोगों ने भारी नाराजगी जताई। एनआईए की टीम जैसे ही शाकिर अली के घर पहुंची, उसी वक्त बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां आ गए, घर के सामने खड़े हो गए, जांच टीम की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। एनआईए की टीम घर के अंदर मौजूद थी, उसे बस शाकिर अली को लेकर बाहर आना पड़ा, अपनी गाड़ी में बैठाना पड़ता। लेकिन बाहर खड़ी गुस्साई भीड़ ने रास्ता रोक रखा था। पुलिस की मदद से जांच टीम बड़ी मुश्किल से उन्हें लेकर बाहर आई तो शाकिर अली ने खुद को निर्दोष बताया। टीएमसी पार्षद को गाड़ी में बैठाते ही पुलिस ने भीड़ को हटाना शुरू किया। जो लोग उन्हें नहीं हटे, उन्हें जबरदस्ती खदेड़ दिया। इस दौरान खूब धक्का मुक्की हुई। एनआईए की गाड़ियों को वहां से निकालना बड़ी चुनौती बन गया। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने वहां से निकलने का रास्ता बनाया, तब जाकर वो शाकिर अली को लेकर थाने पहुंच सकी। टीएमसी पार्षद 2023 में हुगली के रिसड़ा इलाके में हुई हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए थे। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान वहां हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी। मामले की जांच पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुरू की थी, बाद में उसे एनआईए को सौंप दिया था। शाकिर अली रिसड़ा इलाके के ही पार्षद हैं। उनकी पत्नी अपरूपा पोद्दार टीएमसी की सांसद रह चुकी हैं। उधर गुजरात के सूरत में बारिश के बाद सड़क धंस गई, कई गाड़ियां फंस गईं। गुजरात के सूरत में बारिश की वजह से 400 मीटर लंबी सड़क धंस गई। सड़क पर बने गड्ढों में कई गाड़ियां फंस गईं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया और रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के किनारे बने घाट पानी में डूब गए। वहां खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने मॉक ड्रिल की। श्रीनगर और जम्मू समेत कई जगहों पर जवानों ने आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। कर्नाटक के विजयपुरा में पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने गन्ना खरीद का फर्जी रिकॉर्ड बनाकर एक शुगर फैक्ट्री के मालिक से 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो बवाल भड़का हुआ है, तो आंदोलनकारियों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। 2 टूक कह दिया, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहां रहने वाले लोगों को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी, वहां की सेना को खुली चुनौती दे दी। पीओके के रावला कोर्ट में इस बात का ऐलान जेएएसी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता सरदार अमान खान ने किया कि पीओके के लोग अब तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सरकार उन्हें परेशान करना बंद करे। सरदार अमान खान ने बिना नाम लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर अपना गुस्सा उतारा कि पीओके में अब तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो पाकिस्तान की सेना आए दिन वहां रहने वाले लोगों पर जुल्म करती है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है,
कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। पीओके में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोके जाने के आरोपों पर भी सरदार अमान खान भड़क गए कि पाकिस्तान की सेना जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को भूखा रखना चाहती है, प्यासा रखना चाहती है उनके सामने, ताकि वो झुक जाएं, उनके इशारे पर चलें। लेकिन उनका कहना था ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। सरदार अमान खान ने रावलाकोट में जो रैली की, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। हर बात पर लोगों ने तालियां बजाई, अपना समर्थन दिया, आंदोलन को और तेज करने का वादा किया। पिछले कई दिनों से यह आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना उन ट्रकों को रोक रही है जो पीओके में खाने का सामान लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। लोगों का आरोप था पाकिस्तान की सरकार उन्हें उनका हक नहीं दे रही, बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं कर रही। उधर मेघालय के बर्नीहाट में प्रदूषण फैलाने के आरोपों पर यूडीपीएल नाम की एथेनॉल बनाने वाली कंपनी ने आखिर सफाई दी कि वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बनाए गए सभी नियमों का पालन करती है। सोशल मीडिया पर दावे किए गए थे कि वो प्रदूषण फैला रही है, उसको पूरी तरह भ्रामक बताया, गलत बताया। कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एथेनॉल प्लांट का वीडियो बनाकर सफाई दी कि उसने न तो राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार के किसी भी नियम का उल्लंघन किया। प्रदूषण फैलाने के जो भी आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद हैं और भ्रम फैलाने वाले हैं। मैं अभी ओमियम डिस्टिलेशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में खड़ा हूँ और ये मेरे सामने ड्रायर है। यहाँ पे कोई स्मोक नहीं निकल रही है, यहाँ पे वाटर वेपर निकल रहा है और वाटर वेपर पॉल्यूशन नहीं करता है। कंपनी ने फैक्ट्री के हर उस हिस्से से वीडियो बनाकर सफाई दी जहां से वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया गया था। मेरे सामने ये बॉयलर है और बॉयलर है, यहाँ पे 0% एमिशन डिस्चार्ज है और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हमारा वेल प्लांट है। आप देख सकते हैं कहीं से भी कोई स्मोक नहीं लेकर आ रही है। बर्नीहाट असम और मेघालय की सीमा पर मौजूद एक इंडस्ट्रियल इलाका है। मेघालय का यह कस्बा असम के कामरूप जिले की सीमा से लगा हुआ है। गुवाहाटी से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर है, जबकि मेघालय की राजधानी शिलोंग से यह करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। खूबसूरत घाटियां हैं इसमें। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी कि फैक्ट्रियों की वजह से बर्नीहाट में प्रदूषण का स्तर भयानक रूप से बढ़ चुका है। इधर तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन रूट पर मेट्रो ट्रेन सेवा काफी देर तक ठप रही। दिल्ली मेट्रो के कौशाम्बी स्टेशन पर तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो के ब्लू लाइन रूट पर सेवाएं काफी देर तक बंद हो गईं। इस खराबी की वजह से अलग अलग मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेनों के रुके रहने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना में पुलिस ने पांडव सेना नाम के संगठन के मुख्य सरगना संजय सिंह को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ बिहार और झारखंड के अलग अलग थानों में हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। संजय सिंह ने साल 1995 से 96 के बीच नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए पांडव सेना बनाई थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण टक्कर में एक लड़के की मौत हो गई। यू टर्न ले रही एक कार से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार लड़के कई मीटर दूर जाकर गिरे। मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़के की जान चली गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उधर पश्चिम बंगाल की नई सरकार की नई मिड डे मील व्यवस्था में अंडे नहीं होने पर विवाद नहीं थमा, तो खबरें हैं कि उड़ीसा की तरह बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है वहां पर कि इस्कॉन से मिड डे मील आ जाएगा, अंडे अलग से ले लो। लेकिन इस सब में जो मूल सवाल है उसको भी समझने की जरूरत है। सवाल की एक बात यह कि क्या अंडे वाकई नॉनवेज होते हैं? मतलब माने तो नॉनवेज ही जाते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ परंपरा और संस्कृति का सवाल है या वाकई अंडे मांसाहार होते हैं, नॉनवेज होते हैं? यह समझने से पहले खबर समझ लेते हैं। बंगाल सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें कोलकाता के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील देने का काम इस्कॉन को दिया गया। इस्कॉन वैसे तो आप जानते ही हैं कि एक आध्यात्मिक संगठन है, लेकिन
वो कई राज्यों में मिड डे मील में पौष्टिक और साफ सुथरा खाना देने का काम भी करता है। तो बंगाल सरकार ने भी कोलकाता के सरकारी स्कूलों में इस्कॉन का खाना देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि अगर सफल रहा तो पूरे राज्य में लागू कर देंगे। लेकिन मसला यह हो गया कि इस्कॉन का खाना तो शाकाहारी होता है। वो कहते ही यही हैं कि सात्विक भोजन देते हैं, उससे तो किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन पहले मिड डे मील में बच्चों को अंडा भी दिया जाता था। इस पर विवाद खड़ा हो गया कि जिन बच्चों के परिवारों में उनके अंडा खाने पर कोई रोक नहीं है, उनसे अंडा क्यों छीना जा रहा है इस्कॉन के भोजन के नाम पर, कि प्रोटीन कैसे मिलेगा बच्चों को। तो जवाब में लोग कहने लगे कि पहले भी अंडा रोज तो दिया ही नहीं जा रहा था, और प्रोटीन कई तरह के शाकाहारी भोजन से भी मिल सकता है, उसके लिए नॉनवेज देना क्यों जरूरी है। तो उस बहस में ना पड़ते हुए यह समझने की जरूरत है कि अंडे को क्यों नॉनवेज माना जाता है। नॉनवेज क्या होता है? मोटे तौर पर नॉनवेज या मांसाहार उसको माना जाता है जिसमें कोई जीव हत्या हो, यानी किसी जानवर की जान ली जाए खाने के लिए। और क्योंकि मुर्गी के अंडे से ही चूजे निकलते हैं तो अंडों को नॉनवेज माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर अंडे को कोई न खाता तो उससे चूजा निकलता, यानी उसके पैदा होने से पहले ही अंडा खाकर उसको मार दिया गया, यानी जीव हत्या कर दी गई, तो वो नॉनवेज आइटम है। और ऐसा इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि अंडों से चूजे निकलते हुए देखता रहा है इंसान। लेकिन मुर्गी के हर अंडे से चूजा नहीं निकलता, क्योंकि हर अंडे में चूजा होता ही नहीं। अंडे तो एक तरह से समझ लीजिए कि पैकेट हैं जिनमें चूजे की डिलीवरी होती है, पैक करके आते हैं। लेकिन मुर्गियां अंडे ऐसे भी देती रहती हैं, खाली पैकेट भी देती रहती हैं। वो तो जब किसी मुर्गे के साथ प्रजनन होता है तब उस पैकेट में चूजा होने का चांस होता है। लेकिन मुर्गियां तो मुर्गे के संपर्क में आए बिना भी अंडे देती रहती हैं, उनमें कोई चूजा नहीं होता। जब मुर्गे के संपर्क में नहीं आई मुर्गी, तो बच्चा कहां से हो जाएगा? वो तो सिर्फ खाली पैकेट है। लेकिन अगर मुर्गा और मुर्गी एक ही बाड़े में रहते हैं तो यह पता नहीं चल सकता कि कौन से अंडे में चूजा हो सकता है, कौन से में नहीं है। इसलिए शायद पहले के जमाने में हर अंडे को नॉनवेज ही मान लिया गया, क्योंकि जीव हत्या का चांस तो था ही। और आज भी जिन अंडों को देसी अंडा कहा जाता है या फ्री रेंज अंडे कहा जाता है, उनमें चूजा होने का चांस होता है, क्योंकि फ्री रेंज का मतलब यह है कि मुर्गे और मुर्गियों को खुला छोड़ दिया गया था, फ्री रेंज। और ये अंडे दिए हैं उस टाइम मुर्गियों ने, मुर्गे मुर्गी खुले छोड़ दिए। तो इनमें कई अंडे ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे चूजे निकल सकते हैं। तो ऐसे अंडे खा लेने में तो जीव हत्या का चांस है, इसलिए ऐसे अंडे नॉनवेज ही माने जाते हैं। लेकिन आजकल के जो अंडों के कमर्शियल पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनमें मुर्गे रखे ही नहीं जाते, सिर्फ मुर्गियां ही होती हैं। वो बिना मुर्गों के ही अंडे देती रहती हैं। और क्योंकि वो मुर्गों के संपर्क में नहीं आती, तो अंडों में चूजे तो हो ही नहीं सकते। वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग नहीं है। उनमें चूजे नहीं हो सकते। चूजे नहीं हो सकते तो अंडे तोड़ने से कोई जीव हत्या नहीं होती। फिर भी क्योंकि पारंपरिक रूप से लोग अंडों को नॉनवेज मानते हैं, इसलिए उन कमर्शियल फार्म से आए अंडों को भी लोग नॉनवेज ही मान लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भले ही उनमें चूजे ना होते हों, लेकिन अंडे आते तो मुर्गी के शरीर से ही हैं। तो वो तर्क तो दूध पर भी लागू है, दूध भी गाय भैंस के शरीर से ही आता है। लेकिन वो पारंपरिक रूप से शाकाहारी माना जाता है। सेम केस शहद का है, वो भी तो मधुमक्खियों से लिया जाता है, लेकिन वो भी शाकाहारी ही माना जाता है, क्योंकि ना तो दूध में कोई जीव हत्या होती है, ना ही शहद निकालने में जीव हत्या होती है। तो दूध को, दही को, मक्खन को, घी को, शहद को, सबको शाकाहारी माना जाता है। जबकि वो लॉजिक कमर्शियल पोल्ट्री फार्म के अंडों पर नहीं लगाया जाता, और अंडों को नॉनवेज ही मानते हैं लोग। फ्री रेंज अंडे या देसी अंडे ही नहीं, सारे ही अंडे नॉनवेज माने जाते हैं। वीगन की बात अलग है। आजकल कई लोग वेजिटेरियन ही नहीं, वीगन भी हो रहे हैं। वीगन लोग तो पशुओं से निकला हुआ कोई भी आहार नहीं लेते, चाहे दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, कुछ भी। ऊन भी नहीं पहनते, क्योंकि वो भी भेड़ से ली जाती है। तो वीगन आहार की कैटेगरी में तो मुर्गी के अंडे भी नहीं आ सकते, चाहे उनमें चूजे हों या ना हो। लेकिन वेजिटेरियन लोग भी हर तरह के अंडों को नॉनवेज ही मानते हैं, इसलिए यह विवाद होता रहता है। कई जो खाते भी हैं वो कुछ दिनों पर नहीं खाते, जैसे मंगलवार को नहीं खाते,
जबकि दूध या शहद के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता कि मंगलवार को दूध नहीं पिएंगे, शहद नहीं खाएंगे, फला दिन नहीं खाएंगे। तो वो तो खैर लोगों की मर्जी है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हर एक का पर्सनल चॉइस, हर एक की पर्सनल चॉइस है, और रहनी भी चाहिए। और प्रोटीन की बहस तो अलग ही बहस है, लेकिन किसी आहार को वेज या नॉन वेज कहने का आधार तो क्लियर रहे। 100 बात की एक बात। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में नकली नोट छापने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में उन लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से नकली नोट भी जब्त किए गए। पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में सिख समुदाय ने 125 साल पुराने गुरुद्वारा सिंह सभा को ढहाए जाने के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और सिख समुदाय के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर अरदास की। पाकिस्तान के क्वेटा में बलोच नेता मेहरंग बलोच के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहां भारी संख्या में लोग मेहरंग बलोच पर आए फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए पहुंचे और उन्होंने उनकी रिहाई की मांग की। कुछ दिन पहले मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।